बैक बच्चा पार्टी। अब से हम लोग वापस से रिज्यूम करने वाले हैं हमारा एडू पैराडाइज, जिसमें कि हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं क्लास 12th के लिए क्रैश कोर्स, जिसमें हम लोग सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं जो भी हमारे टर्म 1 के सिलेबस में है। सो गाइज, बी प्रिपेयर्ड and let's get started. So I welcome you all. As you know that our channel is Edu Paradise and my name is I am Kirti Sharma and I welcome you all. Let me give you my brief introduction. So here I am, your English mentor Kirti Sharma again. So let's get started. शुरू करते हैं बच्चा लोग। तो सबसे पहले आज हम, जैसा भी हमने डिस्कस किया कि क्लास 12 के लिए क्रैश कोर्स है और जिसमें कि सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, पोट्री। जितने भी आप लोगों के पोएम्स आ रहे हैं क्लास 12 के टर्म 1 के एग्ज़ाम में, वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चे 3 पोएम्स हमारे पास टर्म 1 में है, जिसमें कि जो सबसे पहली पोएम है वो है माई मदर एट 66। लेट मी शो यू। सो हियर इट इज, दिस इज माई मदर एट 66। जस्ट गिव मी अ मोमेंट टू चेक। जस्ट राइट। सो हियर वी आर, माई मदर एट 66। और जिसकी पोइटेस हैं, अब पोएट होता है कवि, राइट? और अगर कवियत्री हो, यानी कि अगर कोई लेडी हो जिसने पोएम लिखी हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोइटेस। क्या बोलते हैं बेटा? पोइटेस। सो इस पोएम की पोइटेस कौन है? उनका नाम है कमला दास। कमला दास, ओके। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग जो कि हमें याद रखनी है, जो कि ना हमें पता होनी चाहिए फॉर श्योर कि माई मदर एट 66 अरे पोएम नंबर 1 है और इसकी पोइटेस कौन है? कमला दास है। ठीक है। सो इस तरीके से लेट्स गेट स्टार्टेड। पोएम को शुरू करने से पहले हम लोग क्या देखेंगे? वोकैब्युलरी। वोकैब्युलरी मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो कि अगर आपने ये पोएम पढ़ी तो आपने क्या क्या नए वर्ड्स लर्न करे। करेक्ट? सो दैट्स योर वोकैब्युलरी। शब्दों का ज्ञान इज योर वोकैब्युलरी। तो देखते हैं इस पोएम में हम लोगों ने क्या क्या वर्ड्स सीखे हैं जो कि हमें डेफिनेटली हमारे, अच्छा अब तो हम आंसर में भी कैसे यूज़ करेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स एज यू ऑल नो, अब की बार बच्चे जो पैटर्न है वो क्या है? MCQ पैटर्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। करेक्ट? कि एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शंस हैं और उन चारों में से आपको एक को सिलेक्ट करना है। ठीक है। बट अगर इनमें से कुछ आ जाए, क्वेश्चन में अगर लिखा हो, तो हमें पता होना चाहिए कि वो वर्ड का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, द वेरी फर्स्ट इज वॉन। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं बेटा? इट्स वॉन, जिसका मतलब होता है कलरलेस या पेललेस हो जाना, यानी कि एक तरीके से फीका पड़ जाना। उसको आप क्या बोलोगे? वॉन। तो आई गेस दिस इज क्लियर। द नेक्स्ट, जो कि एक बहुत ही अच्छे रेफरेंस में यूज़ किया गया है हमारे पोएम के अंदर, वो है लेट विंटर्स मून। अब रात में, सर्दी में जब आप मून को देखते हो तो वो या तो क्लाउड्स के पीछे छिपा होता है या फॉग के पीछे, धुंध होती है ना सर्दियों में, उसके पीछे छुपा हुआ होता है, तो बहुत फीका फीका सा लग रहा होता है ना? बहुत धुंधला धुंधला सा दिख रहा होता है। तो उसको हम लोगों ने कहा है लेट विंटर्स मून, दैट इज डिम मून श्राउडेड बाय द क्लाउड्स। ओके, जैसा भी हमने डिस्कस किया। आगे देखते हैं स्पिलिंग। स्पिलिंग का मतलब इसे इधर उधर है ना, भागे हुए बच्चे। सो इट वाज समथिंग स्पिलिंग चिल्ड्रन अराउंड, कि जो बच्चे होते हैं पोएम में वो इधर उधर भाग रहे होते हैं। ठीक है। सो दैट्स व्हाट यू मीन बाय स्पिलिंग, भागना या इधर उधर हो जाना। नेक्स्ट वन इज एशन लाइक। ऐश का क्या मतलब होता है? राख,
सो एशन लाइक, ऐश की तरह, अगेन फीका, कलरलेस, यू नो, जिसमें बिल्कुल भी रेडियंस ना हो, चमक ना हो, एशन लाइक, राख जैसा हो, ठीक है। ग्रे यानी कि विच यू कैन से, जो कि दर्शाता है किसको, ओल्ड एज को, जो कि दर्शाता है, ठीक है। एक, अब आप बोलते हो यार हेडेक हो रहा है, करेक्ट, हेड एंड एक, एक मतलब दर्द यानी कि पेन, सो हेड एक जब आपके सर में दर्द होता है, स्टमक एक जब आपके पेट में दर्द होता है। सो इन शॉर्ट एक का क्या मतलब होता है, एक का मतलब होता है पेन। नेक्स्ट है स्प्रिंटिंग। अब आपने देखा होगा स्प्रिंट और मैराथन दो तरीके के रेसेस होते हैं। सो स्प्रिंटिंग यहाँ पे दिखाता है जब कोई चीज़ ऐसे छूट रही हो बहुत जल्दी, है ना। स्प्रिंट एक छोटी सी रेस होती है, दौड़ होती है। सो दैट इज शॉर्ट फास्ट रेस, और यू कैन से सिंपली रनिंग, कि जो चीज़ ना ऐसे भागती हुई पीछे चली जाए, ठीक है। सो दिस इज द मेन वोकैब्युलरी जो कि इस पोएम के अंदर हम लोग देखेंगे। अब देखते हैं हम पोएम को, साथ साथ उसकी करते हैं एक्सप्लेनेशन, फिर हम देखेंगे पोएम का सेंट्रल आइडिया, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ताकि आपके इस सेशन में जो ये पोएम है ये फिनिश हो जाए, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं माई मदर एट 66। सो यू कैन सी, अगर एक तरीके से बात की जाए, अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं पोएम के बारे में, अगर आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा तो, सो दैट इज जब हम बूढ़े हो जाते हैं, जब कोई बूढ़ा हो जाता है, टू बी वेरी प्रिसाइज, तो आप देख सकते हो कि उनकी स्किन जो है वो रेडियंस लूज कर देती है, चमक चली जाती है, स्किन फीकी फीकी सी लगने लगती है, इंसान बूढ़ा हो जाता है, वीक हो जाता है, करेक्ट। तो यहाँ पर जो हमारी पोइटेस हैं कमला दास, जो कि यूजुअली ह्यूमन रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाती हैं, उन्होंने ये चीज़ बताई है एक मदर और डॉटर के रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। सो हियर शी इज डिस्क्राइबिंग हर मदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पोएम। तो यहाँ पे हमें पोएम क्या कहती है बेटा, पोएम कहती है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। अब जो हमारी पोइटेस हैं वो क्या कर रही हैं, अपनी मदर फादर के घर से, अपने मदर के घर से कहाँ पे जा रही है, कोचिन एयरपोर्ट जा रही हैं, कोचिन जा रही हैं, एयरपोर्ट जा रही हैं, वहाँ से उन्हें कहीं और जाना है। कब, लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार की बात है। सो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, कब की बात है, फ्राइडे मॉर्निंग की बात है। आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी मदर को देखा, कहाँ पे, बिसाइड मी, कहाँ पे देखा, बिसाइड मी, बिसाइड का मतलब होता है मेरे साथ में, ठीक है, बिसाइड मी। डोज, अब डोज का क्या मतलब होता है कि वो सो रही हैं, शी इज डोज्ड ऑफ, वो सो रही हैं। ओपन माउथ, कैसे सो रही हैं, मुंह खोल करके सो रही हैं, ओपन माउथ। हर फेस एशन लाइक दैट, जो उनका चेहरा है वो ऐश की तरह, यू नो, फीका लग रहा है, ओल्ड एज दर्शा रहे हैं। क्या पता चल रहा है कि अब वो बूढ़ी हो रही हैं। एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, ओह दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वर्ड बेटा, कॉर्प्स, जिसका मतलब होता है लाइक अ डेड बॉडी। इसका क्या मतलब होता है बच्चे, इट मीन्स लाइक अ डेड बॉडी। लेट्स राइट इट, जो जो मिस हो जाएगा उसको वी विल डिस्कस हियर। सो लाइक अ डेड बॉडी। अब जब वो अपनी मदर को देख रही हैं, वो इतनी स्टिल होकर के सो रही हैं, ऐसा लग रहा है दैट शी इज लुकिंग लाइक अ डेड बॉडी, ओके। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और उनको कुछ रियलाइज हुआ दर्द के साथ, क्या, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि अब वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। और इस बात से जो है पोइटेस को ऐसा लग रहा है, रियलाइज हो रहा है कि सिंस अब उसकी मदर जो है वो बूढ़ी हो रही हैं, तो शायद अब वो अपनी मदर को खो सकती हैं, ओके, शी माइट लूज हर मदर सून।
बट सून पुट दैट थॉट अप, अब उनके मन में एक ख्याल आया, बट उन्होंने तुरंत अपने दिमाग से, अपने माइंड से थॉट निकालने के लिए क्या किया, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब देखो इसका क्या मतलब है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप गाड़ी में होते हो ऐसा लगता है ना कि पेड़ पीछे छूटते हुए जा रहे हैं, सिमिलरली इसी तरह वो गाड़ी में बैठी हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि ट्रीज ना ऐसे पीछे छूट रहे हैं। इससे उनको क्या ये सिग्निफाई करता है कि जो अच्छा टाइम था, व्हेन द पोइटेस वाज यंग, व्हेन हर मदर वाज यंग, वो टाइम ना पीछे छूट रहा है। क्यों? क्योंकि अब उनकी जो मदर हैं वो बूढ़ी हो रही हैं। सो द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग सिग्निफाई कर रहा है कि बच्चे जो टाइम है वो गुजरता जा रहा है, जो उनके यंग डेज हैं वो गुजर चुके हैं उनकी मदर के। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, अब जो मेरी चिल्ड्रन है, मेरी का मतलब होता है हैप्पी, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, स्पिलिंग का मतलब हमने कहा था इधर उधर भाग रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही पोइटेस ने विंडो के बाहर देखा तो उन्होंने देखा कि ट्रीज जो हैं जो पीछे छूट रहे हैं, जिसका जो क्या सिग्निफाई करता है कि उनकी मदर अब बूढ़ी हो रही हैं, टाइम गुजरता जा रहा है। और उन्होंने क्या देखा कि जो बच्चे हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं। तो अब जो बच्चे हैं, बच्चे किसको सिग्निफाई करते हैं? यूथफुलनेस को, दे आर फुल ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है कि जो मदर हैं वो बूढ़ी हो रही हैं, पर जो बच्चे हैं दे आर फुल ऑफ एनर्जी एंड यूथफुलनेस। Okay, so let me show you the exact explanation as well. So in this poem, Kamala Das explores the theme of aging and death, जो कि हमने डिस्कस किया। वो क्या थीम को डिस्कस कर रही हैं? बूढ़ा हो जाना एंड द थीम ऑफ डेथ, द फियर ऑफ सेपरेशन। आप इसके अलावा क्या बोल सकते हो बेटा? फियर ऑफ सेपरेशन, फियर ऑफ सेपरेशन, कि उनको अलग होने का डर है। द फियर ऑफ सेपरेशन। While driving from her parents' home to Cochin, she notices her mother sitting beside her, dozing, कि उसकी मदर साइड में बैठ के सो रही हैं। Her face pale like a dead body, कि जो उनका फेस है it is pale, वो इतना फीका पड़ चुका है, like of a dead body, and her thoughts far away. This reminds her painfully that her mother is old and could pass away, leaving her alone. जो हमने डिस्कस किया वही बात यहाँ पर बताई गई है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पोएम के स्टैंजा की, ठीक है? सो द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। अब जो हमारी पोइटेस हैं वो एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक पे हैं। सिक्योरिटी चेक मतलब जो चेक करते हैं ना आपको एयरपोर्ट में घुसने से पहले, मेट्रो स्टेशन में घुसने से पहले, सिमिलरली वही। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, अब जो पोइटेस की मदर हैं वो कुछ दूरी पे खड़ी है ना, बिकॉज सिर्फ कमला दास जी को जाना है एयरपोर्ट पे। तो जैसे आप देख पाते हो वैसे ही वो दोनों एक दूसरे को देख पा रही हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर, अब जो पोइटेस हैं, अब बेटा हमेशा याद रखना यहाँ पर जो आई है वो कौन है? दिस इज द पोइटेस। सो आई लुक्ड एट हर वॉन एंड पेल। सो जब पोइटेस ने अपनी मदर को देखा, सो शी वॉज अगेन फीकी फीकी लग रही थी, ऐसा लग रहा था रेडियंस खो चुकी हैं, बूढ़ी हो रही हैं। एज अ लेट विंटर्स मून, अगेन देखो आ गया ना लेट विंटर्स मून। क्यों? क्योंकि वो बहुत धुंधला होता है, अपनी रेडियंस लूज कर चुका होता है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, अब उनको वापस से ना एक पुराना सा एक फेमिलियर सा दर्द महसूस हुआ फिर से। कौन से वाला? बचपन वाला। जब हम छोटे होते हैं हमें ऐसा लगता है ना मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। सिमिलरली वही कि मम्मी, अरे मम्मी कहाँ चली गई। छोटे बच्चों को आपने डेफिनेटली देखा होगा, रोने लग जाते हैं मम्मी से जैसे ही दूर जाते हैं। सो सिमिलरली उसी तरह जैसे छोटे बच्चे डर जाते हैं कि पता नहीं मम्मी कहाँ चली गई,
मम्मी खो तो नहीं गई। सो सिमिलरली यहाँ पर जो पोइटेस हैं उनको वही एक दोबारा से हो रहा है कि माँ कहीं चली ना जाए, ठीक है। अब की बार किसी और सेंस में बात हो रही है कि उनकी मदर जो है शी कुड पास अवे एनी लिविंग मोमेंट, कि वो अब कभी भी यू नो शी कैन डाई, शी माइट डाई, ओके। माई चाइल्डहुड फियर, जो कि हर बच्चे का बचपन का डर होता है। बट ऑल आई सेड, बट उन्होंने सिर्फ क्या कहा, बट ऑल शी सेड वॉज सी यू सून अम्मा, दोबारा मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। बट उनके दिमाग में क्या था, शी माइट नॉट सी हर अगेन, क्या पता मैं अगली बार अपनी मम्मा को देख पाऊँ या ना देख पाऊँ। All I did was smile and smile and smile, और उन्होंने क्या किया, सिर्फ वो मुस्कुरा रही थी कि ऑल्दो उनके मन में बहुत सारी बातें चल रही थी कि पता नहीं उनकी मॉम शी माइट डाई, और उनका चाइल्डहुड का फियर, एंड मे बी उनको जाना पड़ रहा है बिकॉज शी हैज़ सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हर ओन फैमिली, ओके। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें भी दिखाई जा रही हैं, ऑल्दो उनकी मदर का उनको नहीं पता, बट शी हैज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट शी हैज़ टू लीव, okay. So let me show you again the explanation. So putting that thought aside, कौन से वाला कि मदर बूढ़ी हो रही हैं, सो रही हैं, she is looking like a dead body. She looked out at the young trees speeding and children running out of their homes happily. जो बच्चे अपने घरों से बाहर भाग रहे हैं खुशी से to play. These remind her probably of youth and life. They are full of energy, जो अभी हमने डिस्कस किया, her own younger days and her mother when she was young. Exactly, जो अभी हमने बातें कही वो इंग्लिश में exactly लिखी हुई हैं यहाँ पे, ताकि अगर आप नोट्स में देखो तो आपको इजीली मिल जाए, ठीक है बच्चा पार्टी। So after the security check at the airport, looking back at her mother standing a few yards away, she finds her looking pale like the late winter's moon. है ना, कि जब सिक्योरिटी चेक से देखा तो भी ना उसके मन में वही वापस से पुरानी बातें आ गई। She feels that familiar pain and childhood fear of the thought of losing her mother and being lonely, just as she had been when she was young, because she was different from other children. She could only keep smiling and tell, "See you soon," knowing full well that she might not see her again. Okay, so that's the poem. I hope कि poem आप लोगों को definitely समझ में आ गई है बेटा। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। सेंट्रल आइडिया फटाफट से आप लोग रीड कर लीजिए। एजिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। अ पर्सन एंटर हिज चाइल्डहुड, एक्सपीरियंसेस यूथ, एंड व्हेन द पर्सन इज फुल ऑफ एनर्जी एंड ड्रीम्स टू हैव अ लग्जरी ऑफ लाइफ, फाइनली ही और शी अप्रोचेस हिज ओल्ड एज एंड एनकाउंटर्स डेथ। कि पहले आपका बचपन था, फिर आप जवान हुए, when you have a lot of energy, then the person becomes old and he dies, okay. So this is a phase of life. So that is it beta, this is the central idea of the poem. आप देख सकते हो, the poet relates personal experience. She brings out a common paradox of human relationships and portrays a sensational separation of a mother and a daughter. She has been able to capture almost all the emotions which a daughter is filled with. On bidding farewell to her beloved mother, sometimes we do feel deep sympathy for someone, but we fail to express it in a proper manner. Correct? क्यों? Because उसके मन में इतनी सारी बातें चल रही थी, but she didn't utter a single word. कुछ नहीं कहा उन्होंने. She just smiled and said, "See you soon, Amma." Okay? So that is it. Let's look at the questions. Okay, beta. So let's see. So who is the poet of this poem?
कमला दास, बेटा दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू रिमेंबर, जो कि है कौन? कमला दास, ठीक है। वाई इज इट नॉट वर्किंग? दिस इज कमला दास, ठीक है। सो this is our next question. The image of merry children has been brought out by the narrator in order to show what? बच्चे क्या दिखाते हैं? We discussed ना, they are full of energy, full of youth, है ना? So show energy and exuberance of young children. पहला ही ऑप्शन पता चल गया, वैसे तो करेक्ट है, एब्सोल्युटली। टू शो द चिल्ड्रन प्लेइंग, नहीं, सिर्फ इतना ही मोटिव तो नहीं था, ठीक है। टू शो द चिल्ड्रन प्लेइंग प्रैंक्स, ऐसा कुछ तो डिस्कस ही नहीं हुआ। टू कंपेयर विद हरसेल्फ, नथिंग लाइक दैट। जो बच्चे भाग रहे हैं वो किस चीज़ को दिखा रहे हैं? दैट दे आर फुल ऑफ एनर्जी एंड यूथफुलनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the significance of the title My Mother at 66? अब जो ये टाइटल है पोएम का, ये क्या दिखाता है? Poet's fear of losing her old mother, करेक्ट, दिखाता है ना, कि पोइटेस जो हैं वो डरी हुई हैं कि यार मैं ना अपनी मदर को खो ना दूँ। Poet's fear of moving fast, कि अगेन हम लोग अपनी लाइफ में इतनी जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं कि जो पीछे का टाइम है वो बीतता जा रहा है, करेक्ट। पोएट्स इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स, राइट, उनके मन में कितनी सारी बातें चल रही थी, बट शी डिडंट से अ वर्ड टू हर मदर, कुछ नहीं कहा उन्होंने। ऑल शी सेड वाज सी यू सून अम्मा, ओके। सो शी डिड नॉट एक्सप्रेस हर फीलिंग्स, सो it was the inability of the poetess to express her feelings. So that is why A, B, C, all of them are correct. सारे जो options हैं वो correct हैं. That's why option number D is correct. What is the familiar ache? ये एक बहुत ही important question है. Her childhood fear of losing her mother? Absolutely. जब वो बचपन में ऐसा लगता है ना कि मम्मा ना छोड़ के चली जाएंगी, पता नहीं कहाँ चली गई हैं, सो उस तरीके से, ओके। हर मदर्स वीक हेल्थ, हर ड्यूटीज, हर हेल्पलेसनेस, जो फेमिलियर एक है बेटा, जो दर्द है, यू नो, फिर से ऐसा लग रहा है कि मम्मा कहीं चले ना जाएं, सो दैट्स हर चाइल्डहुड फियर। वॉट डू द रनिंग ट्रीज सिग्निफाई? ये भी हमने डिस्कस किया था। फास्ट मूविंग अपीयरेंस, speed of the moving car? No. A fast moving appearance? Nothing like that. Speed of the moving car? बिल्कुल भी नहीं, फिजिक्स नहीं कर रहे अभी हम, ठीक है। फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, बिल्कुल सही बात, कि हम चाइल्डहुड से ओल्ड एज में, यू नो, इट्स अ वेरी फास्ट चेंज, सो दैट्स व्हाट द trees show, the sprinting trees show. So that is it for today beta. तो आज हम लोग पोएम नंबर 2 देखने वाले हैं। ऑल राइट, सो लेट्स सी हमारी आज की पोएम कौन सी है बच्चे? ये है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, ओके, कि एक क्लासरूम स्लम के अंदर कैसी है, आपके मेरे जैसी है, कुछ अलग है, कुछ अच्छी है या कुछ बुरी है, ठीक है। सो लेट्स सी, बट ये सब शुरू करने से पहले देखते हैं कि एक स्लम क्या होता है। हम लोग क्या देखने वाले हैं बेटा, कि स्लम क्या होता है। तो आपने कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हुए, आते जाते हुए अपने घर के पास, दूर, डेफिनेटली कुछ ऐसी जगहें हो सकता है देखी हूँ, कंजस्टेड हाउसेस, छोटी छोटी गलियाँ, बहुत नैरो स्ट्रीट्स, आई मीन, एंड बहुत यूजुअली बहुत गंदा रहता है इन जगहों पे, जिसको हम लोग हिंदी में बस्ती कहते हैं, गंदी बस्तियाँ, ओके। सो दिस इज अ स्लम। तो यहाँ की एक क्लासरूम का जिक्र हो रहा है, जो कि यू नो कुछ इस तरीके की क्लासरूम हो सकती है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि वहाँ बच्चे कैसे हैं, वहाँ उस क्लासरूम का माहौल कैसा है, वो क्लासरूम खुद कैसी है,
ऑलराइट, क्या वहाँ सही है, क्या गलत है, जो चीज़ गलत है उसको सही कैसे किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस पोएम के अंदर देखने वाले हैं। ऑलराइट, और ये पोएम लिखी है स्टीफन स्प्लेंडर ने। किसने लिखी है? स्टीफन स्प्लेंडर। सो प्लीज रिमेंबर दिस नेम। एज यू नो कि हम लोग पोएम्स कैसे करते हैं, सबसे पहले हम अपनी वोकैब्युलरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। आफ्टर ऑल कुछ पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए ना क्या क्या उसमें नए वर्ड्स हैं जो कि हमारे काम के हो सकते हैं। एंड एक चीज़ जो मुझे याद आ रही है वो क्या है कि बच्चों को ये पोएम सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है। यस, दिस इज़ एक्चुअली लाइक अ बिग डिफ़िकल्ट पोएम। तो अगर आप शुरू से लेके एंड तक सारा सेशन, सारी पोएम देखोगे तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई डाउट बचेगा फिर, ठीक है। फिर आप बाकियों को भी समझा सकते हो कि यार मैंने ना कर लिया। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड बेटा। सबसे पहला जो वर्ड है वो है गस्टी वेव्स। तो देखो, गस्टी का यूजुअली मतलब होता है जब बहुत तेज ब्रीज जो चलती है, बहुत तेज जो हवा चलती है, उनको हम कहते हैं गस्टी वेव्स। बट यहाँ पर जिस रेफरेंस में ये यूज किया गया है इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग या फिर एनर्जेटिक। इसका मतलब क्या है? एनर्जेटिक, ठीक है, फुल ऑफ लाइफ, दैट इज एनर्जेटिक, ठीक है। आगे देखते हैं पैलर। पैलर का मतलब होता है लाइक समथिंग विच हैज पेल अपीयरेंस, फीकी फीकी सी, डल सी अपीयरेंस हो जिसकी, ठीक है। नेक्स्ट स्टंटेड। स्टंटेड का मतलब होता है जो पूरी तरीके से ग्रो ना कर पाए, ठीक है, स्टंटेड। और यू कैन से मैल न्यूट्रिशन के वजह से जो सही से ग्रो ना कर पाए, कुपोषण के वजह से। ओके, नाल्ड। नाउ दिस इज अ डिजीज। जो नाल्ड एक तरीके की डिजीज होती है जिसमें कि जो बॉडी है वो ग्रो नहीं कर पाती है, ठीक है। जो बोन्स हैं वो ट्विस्ट हो जाते हैं, तो जो बॉडी होती है वो डीफॉर्म हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है बेटा वीड्स। वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स। आपने डेफिनेटली साइंस में पढ़ा होगा दैट वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स। जो प्लांट्स की ज़रूरत नहीं होती है वो कभी कभी जो हमारी खेती होती है उसके साथ ऑटोमेटिकली उग जाते हैं अपने आप, फॉर सम लाइक नेचुरली। ओके, तो उनको हम लोग बोलते हैं वीड्स। उनको जो फार्मर्स होते हैं या अगर हमारे घर में भी, तो हम उनको उखाड़ के फेंक देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, पानी लेते हैं फॉर रीजंस। सो दीज आर वीड्स। नेक्स्ट है पेपर सीमिंग बॉय। एक बच्चा होगा जिसको हम लोग कहेंगे ही इज लाइक अ पेपर सीमिंग बॉय। तो हमने देखा है कि पेपर कितना पतला सा होता है, तो बेसिकली उस बच्चे को कंपेयर किया जाएगा कि वो तो कितना पतला है, पन्ने जितना पतला है। पेपर सीमिंग बॉय पेपर की तरह पतला है। एंड द लास्ट वन इज हियर। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? एयर, दैट इज सक्सेसर। यानी कि सपोज आपके फादर के पास कुछ है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, आफ्टर हिम इट कम्स टू यू, है ना। यू आर हर और हिज, लाइक योर मदर्स और योर फादर्स सक्सेसर, कि जो भी उनकी चीज़ है वो आपको विरासत में दी जाएंगी, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। सो दैट इज what it means by a successor। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टैंजा में वर्ड्स यूज हुए हैं वो अपने को पता चल गए हैं। सो लेट्स मूव अहेड, देखते हैं कि आगे की पोएम क्या कहती है, ठीक है। सो लेट्स सी, आई नीड टू स्टैंड हियर so that I can read this poem, okay? So far, far from the gusty waves, these children's faces. So far, far from the gusty waves, यानी कि जो एनर्जी है, जो लाइफ है, जो यूथफुल है, उनसे बहुत फार, उससे बहुत दूर इन बच्चों के चेहरे हैं। कौन से बच्चों के चेहरे हैं? जो कि स्लम के क्लासरूम में अभी बैठ के पढ़ रहे हैं, जिनको कि पोएट हमारे स्टीफन स्प्लेंडर डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके, लाइक रूटलेस वीड्स, किनके जैसे हैं? जैसे कि हमारे जो रूटलेस वीड्स होते हैं, ऐसे लोग, ऐसे प्लांट्स जिनको कि हम निकाल के फेंक देते हैं,
तो इन बच्चों को वीड्स से कंपेयर किया गया है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, राइट? हम लोग इनको बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड नहीं कर हो रही हैं। सो दीज आर कंपेयर्ड विद रूटलेस वीड्स, के लोग ऐसे हैं कि एवं ही हैं, जरूरत नहीं है। दैट्स वाई वीड्स अपने आप ही उग रहे हैं, अपने आप ही बढ़ रहे हैं। ओके, द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर, अब जो उनके बाल हैं दे आर नॉट नीटली डन, उन्होंने अपने बाल जो है वो बनाए हुए नहीं हैं, तो उनके बाल जो है उनके चेहरे पर आकर के गिर रहे हैं। ठीक है, द टॉल गर्ल विद हर वेड डाउन हेड, नाउ एक जो पोएट है वो एक लंबी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जिसका कि जो सर है इट इज वेड डाउन, जो कि उसका सर है वो नीचे की तरफ झुका हुआ है। नाउ देयर मे बी टू रीजंस। पहला रीजन, क्या पता बेचारी थकी हुई हो, टायर्ड हो, स्लीपी हो, है ना? करेक्ट। एंड द अदर रीजन मे बी शेम, है ना, कि उसको शर्म आ रही है, शर्म से या यू कैन से पॉवर्टी से, गरीबी की वजह से उसका ना सर झुक गया है। ओके, द पेपर सीमिंग बॉय, आ गया ना वो पेपर सीमिंग बॉय, यानी कि इतना पतला सा लड़का है वो, लाइक अ पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आईज। अब देखो जो चूहे की आंखें होती हैं, रैट मतलब चूहा, अब जो चूहे की आंखें होती हैं वो हमेशा ग्रीडी सी आईज होती हैं, लालची सी आंखें होती हैं, उसकी कुछ ना कुछ इधर उधर ढूंढती रहती हैं, प्रॉबेबली व्हाट, फूड, है ना, इधर क्या है उधर क्या है, लाइक रैट्स आईज। तो सिमिलरली जो ये पेपर सीमिंग बॉय है, पतला है, यानी कि मैल न्यूट्रिशन है, कुपोषित है, तो उसकी आंखें शायद क्या ढूंढ रही हैं, खाना ढूंढ रही हैं। द स्टंटेड अनलकी ear of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, okay, his lesson। अब दूसरे बच्चे की बात की गई है कि एक अनलकी हेयर है, एक अनलकी, एक ऐसा सक्सेसर है, उसको अपने फादर से विरासत में क्या मिला है, लोगों को प्रॉपर्टी मिलती है, पैसा मिलता है। इस बच्चे को क्या मिला है, अपने फादर की एक डिजीज मिली है, यू कैन से, जो कि उसने इनहेरिट कर ली है, जिसके वजह से उसके जो बोन्स हैं, जो उसकी हड्डियां हैं वो ट्विस्टेड हैं। कैसी हैं, मुड़ी तोड़ी हुई सी हैं, जिसके वजह से उसकी बॉडी डिफॉर्म्ड है। करेक्ट। अब जो ये बच्चा है वो क्या कर रहा है बेटा, रिसाइटिंग। रिसाइटिंग का मतलब मन में ऐसे लेसन्स याद करते हैं ना, वो क्या कर रहा है, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। वो क्या कर रहा है, अपने डेस्क पे बैठ के, अपने बेंच पे बैठ के वो लेसन को रिसाइट कर रहा है, लेसन को पढ़ रहा है वो बच्चा। ठीक है। सो एट बैक ऑफ द डिम क्लास, अब एक दूसरे बच्चे की बात हो गई कि एट द बैक, पीछे की साइड में जहां पे डिम डिम है, थोड़ा अंधेरा सा है, एक बच्चा बैठा है, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। अब जो पोएट है उसको ये बच्चा बहुत स्वीट सा लग रहा है, बहुत यंग है, स्वीट लग रहा है। His eyes live in a dream, अब उसकी आंखें शायद किसी सपने में खोई हुई हैं। He lives in a dream of squirrels game, शायद वो ना बाहर जाके गिलहरियों के साथ खेलना चाहता है। In the tree room other than this, in a tree room, अब देखो जो ट्री रूम होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। अब ये बच्चा कहाँ पे बैठा है, एक स्लम के क्लासरूम के अंदर बैठा है, तो डेफिनेटली ये क्लासरूम बहुत कंजस्टेड होगा, छोटा सा होगा। तो ये बच्चा जो है कहाँ जाना चाहता है, इन अ ट्री रूम टू प्ले, बहुत बड़ी जगह है, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बेसिक एमिनिटीज़ हैं, वहाँ जाके खेलना चाहता है। सो दैट्स व्हाई द पोएट इज सेइंग दैट ही इज लिविंग इन अ ड्रीम, किसी सपने में है वो। तो यहाँ पर डिफरेंट तरीके के बच्चों की बात की गई है जो कि उस क्लासरूम के अंदर बैठे हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे जो बातें अभी मैंने आपसे कही हैं वो बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, वो बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है।
So the poet says that the faces of children are dull and without any energy. जो अभी हमने देखा, they are not full of energy like the kids of their age. जैसे यूजुअली बच्चे होते हैं ना, इधर उधर फुदकते हुए रहते हैं, वैसे नहीं थे वो बच्चे, देखा अभी हमने। एंड यहाँ तक जो भी हमने डिस्कस किया है वही सब यहाँ लिखा हुआ है हर बच्चे के बारे में कि कौन बच्चा कैसा है। देखो ये वो लड़की जिसका हेड नीचे था, आप एक बार जब आपको नोट्स मिलेंगे या आप आई विल मैं स्क्रीन से हट जाती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ पाओ, या फिर डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक होगा बेटा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वहां पर आई विल शेयर द नोट्स, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो दिस वॉज आवर स्टैंजा नंबर 1। इतना हमने पढ़ा किसमें, स्टैंजा नंबर 1 में। आप मेरे पीछे से आफ्टर दिस क्लास जस्ट रीड दिस सो दैट यू हैव एन आइडिया कि आपको वापस से यू कैन रिकॉल कि हाँ यार मैम ने ना ये पढ़ाया था। ओके, लेट्स मूव अहेड। नाउ वी हैव सेकेंड स्टैंजा। सो सेकेंड स्टैंजा में क्या हो रहा है देखते हैं। अगेन पहले हम लोग वोकैबुलरी वर्ड्स देखेंगे जो थोड़े डिफिकल्ट यूज हुए हैं, देन वील गो अहेड। सार, बेटा सार का मतलब वैसे तो होता है समटाइम्स खट्टा भी होता है। सार का मतलब यहाँ पे सार क्रीम यूज किया गया है जब भी कोई मिल्क प्रोडक्ट खराब हो जाता है, अगर आप उसको बहुत टाइम के लिए बाहर निकाल के रख दो या गर्मी में रख दो, सो इट बिकम्स सार, खराब हो जाता है। Here refers to the color of sour cream, of white or creamish color, कि जो दीवारें हैं ना क्लासरूम की वो सार क्रीम कलर की हैं, जैसे वो बहुत बुरी सी दिखती है ना, अगर आप क्रीम को बाहर निकाल के रख दो बहुत पेलिश कलर की दिखती है, तो उससे कंपेयर किया गया है। ठीक है। डोनेशंस, डोनेशंस मतलब अगर कोई चीज़ आप अपनी मर्जी से देते हो, लाइक चैरिटी, बिकॉज आई एम गिविंग समथिंग, सम मनी और फूड और एनीथिंग, if I want to help maybe poor children or any community, so that's a donation। कि आपने कोई चीज़ चैरिटी में दे दी, ऐसे ही दे दी, बेची नहीं है, अपनी श्रद्धा से, अपनी खुशी के लिए दे दी ताकि दूसरों की हेल्प हो जाए। नेक्स्ट है बच्चे डॉन। डॉन का मतलब होता है सनराइज। डॉन का क्या मतलब होता है, सनराइज यानी कि सूर्योदय। नेक्स्ट है बच्चे सिविलाइज्ड डोम। Here it means rising sun at the horizon which is in the shape of a dome, यानी कि सेमी सर्कल। ठीक है, यहाँ पर जो सिविलाइज्ड डोम का मतलब है वो किसको कहा गया है, सूरज को कहा गया है। वो ऐसे सेमी सर्कुलर दिखता है ना समटाइम्स, बादलों के पीछे छुप के होराइजन जब वो उग रहा होता है तब, या फिर ढल रहा होता है तब। करेक्ट। नेक्स्ट है टायरोलीज वैली। ये तो एक जगह का नाम है, ठीक है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, आइस फ्री वैली इन ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट है सील्ड। सील्ड का मतलब अपने को पता है व्हेन समथिंग इज शट, किसी चीज को बंद कर देना इज सील कर देना। नेक्स्ट है लेड। लीड, ये लेड इज मे बी इट रेफर्स टू डार्क फ्यूचर। ठीक है। नेक्स्ट है केप्स। अ लार्ज पीस ऑफ लैंड, जैसे कि लैंड एंड केप्स होते हैं, नॉर्मल वाला केप, ठीक है, दैट स्टिक्स आउट इनटू द सी फ्रॉम अ कोस्ट। सो लेट्स रीड द पोएम, दैट इज आवर स्टैंजा नंबर 2। देखते हैं क्या कहा गया है इसमें। सो ऑन सार क्रीम वॉल्स। अब जो वॉल्स हैं उस क्लासरूम की वो कैसी हैं, सार क्रीम, ठीक है, ऑफ वाइट कलर की हैं, बुरी सी दिख रही हैं, शायद दे हैव नॉट बीन पेंटेड रिसेंटली, और या फिर हो सकता है वहाँ सीलन आई हुई हो। सो देयर आर रीजन्स कि जो उस क्लासरूम की वॉल है वो साफ नहीं है, सुंदर नहीं है। वैसे आपने देखा होगा कि जो स्पेशली छोटे बच्चों की एलिमेंट्री स्कूल्स होते हैं, बहुत कलरफुल वॉल्स होते हैं वहाँ पे, बट यहाँ पर क्या है, सार क्रीम वॉल्स। अब उन पे क्या है, उन वॉल्स पे डोनेशंस जो कि लोगों ने दिया हुआ है, उन पे क्या लगी हुई है, कुछ डोनेशंस लगी हुई हैं। लेट्स सी अब वो क्या डोनेशंस है।
शेक्सपियर्स हेड क्या है बच्चे? शेक्सपियर का एक पोर्ट्रेट लगा हुआ है, एक तस्वीर लगी हुई है, ठीक है, which is cloudless at dawn, because since Shakespeare is maybe like bald in that picture, so it's looking like a cloudless dawn. कैसा लग रहा है? सनराइज की तरह लग रही है वो फोटो. Civilized dome riding all the cities. Now it is looking like a civilized dome. कि जो सूरज है वो कैसा लग रहा है? एक सिविलाइज्ड डोम जो कि हर शहर में घूम चुका है. अब ये भी एक तरीके का बेटा क्या है? कॉन्ट्रास्ट है. क्यों? क्योंकि उन बच्चों की दुनिया क्या है? सिर्फ और सिर्फ स्लम है. उन्होंने तो सिर्फ स्लम देखा है. तो ये सब चीजें उनको आगे देखते हैं क्या लगती हैं, वो भी है अपने पास. बेल्ड, फ्लारी, टायरोलीज वैली. अब ये सारी जो पिक्चर्स हैं ये वहां पे टंगी हुई हैं उस वॉल पे. पोर्ट्रेट टंगे हुए हैं, चार्ट्स या पोर्ट्रेट आप कह सकते हैं. ओपन हैंडेड मैप क्या लगा हुआ है? एक मैप लगा हुआ है. अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड. अब इसका क्या मतलब है? अगेन जो भी हमने बात की कि वैसे तो वहां पर इन पूरे वर्ल्ड का मैप लगा हुआ है, सुंदर सुंदर चीजें लगी हुई हैं, बट अगेन इट कम्स कि उन बच्चों के लिए वो चीजें बहुत ही कुछ मतलब भी नहीं रखती हैं. क्यों? बिकॉज उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ उस स्लम में बिताई है जहाँ पर गंदगी है, कूड़ा है, कोई बेसिक एमिनिटीज नहीं है, सामान नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है, ठीक है. सो एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप. अब इन बच्चों के लिए जो ये विंडो है, जो ये खिड़की है, ना कि ये मैप, देयर वर्ल्ड, ये क्या है? उनकी दुनिया है. Where all their futures painted with a fog. अब यहाँ पर जो इनका फ्यूचर है, जो इनका भविष्य है इन बच्चों का, it is painted with a fog. अब फॉग का यहाँ पे जिक्र क्यों किया गया है? कि एक तरीका तो ये है इसको देखने का कि जो उनका फ्यूचर है वो बहुत ही धुंधला है. बोलते हैं ना काला भविष्य है. जो इनका फ्यूचर है बहुत धुंधला है, कुछ दिख नहीं रहा कि इनके फ्यूचर में आगे क्या है. और दूसरा सेंस क्या है कि जहाँ पर भी ना यूजुअली स्लम्स होते हैं वहाँ पर जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं वो अपना वेस्ट रिलीज कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉग, इन टर्म्स ऑफ केमिकल्स, लाइक वॉट एवर इट टेक्स. तो ये भी रीज़न है कि वहाँ पर उस स्लम में इतना फॉग है, इतनी धुंध है कि उनका फ्यूचर तो शायद वहीं छुप कर रह गया है, वो बच्चे तो शायद वहीं रह गए हैं, ठीक है. फार फार फ्रॉम रिवर्स. ओके, आई गेस वी मिस्ड अ लाइन. अ नैरो स्ट्रीट यानी कि पतली पतली गलियां, सील्ड इन अ वाइट लेड स्काई. अगेन लेड स्काई क्यों? बिकॉज जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो वहां पर क्या कर रही हैं बच्चे? केमिकल्स को रिलीज कर रही हैं. सो दैट्स वाई फॉग एंड लेड स्काई. फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स. अब इनकी जो लाइफ है इट इज़ वेरी फार फ्रॉम रिवर्स, यानी कि फ्रॉम ब्यूटिफुल प्लेसेस, फ्रॉम रिवर्स, फ्रॉम केप्स एंड फ्रॉम स्टार्स ऑफ वर्ड्स. स्टार्स ऑफ वर्ड्स का बेटा यहाँ पे क्या मतलब है? एडुकेशन. कि ये लोग पढ़ाई और दुनिया से बहुत ही पीछे रह गए हैं. इनका फ्यूचर इसी धुंध में, इसी लेड स्काई के नीचे कट जाएगा. ओके, सो दिस इज आवर स्टैंजा नंबर 2 और यहाँ पर है बच्चे इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन, आई मीन एक्सप्लेनेशन. ठीक है, मैं स्क्रीन से हट गई हूँ ताकि आप लोग पूरा रीड कर पाएँ. अगर आपको स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है तो आप वो कर लीजिए, सो दैट एक ईजियर लैंग्वेज में यहाँ पर इसको डिस्क्राइब किया गया है जो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू स्टैंजा नंबर 3 के वोकैब्युलरी. उसके में क्या क्या वर्ड्स हैं हम लोग वो देखने वाले हैं. सो लेट्स सी बच्चे कौन कौन से वर्ड्स हैं. द वेरी फर्स्ट इज विकेड. पहला क्या है बच्चे? विकेड यानी कि ईविल, यानी कि बुरा. ओके,
नेक्स्ट है टेम्प्टेड, कि किसी चीज़ को देखकर अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हो, किसी चीज़ से आपके मन में लालच आ रहा है, सो दैट्स व्हाई लाइक यू आर बीइंग टेम्प्टेड. ओके. नेक्स्ट है स्लाइली. स्लाइली का मतलब लाइक ट्रिकीली, कि एकदम से कर लिया ट्रिक के साथ. क्रैम्प्ड और कन्फाइंड यानी कि बहुत कंजस्टेड. ओके. स्लैग यानी कि वीक. स्लैग का क्या मतलब होता है? वीक. देन कम्स मेंडेड. मेंडेड का मतलब होता है किसी चीज को रिपेयर करना, किसी चीज को ठीक कर लेना. नेक्स्ट है ब्लॉट. ब्लॉट का क्या मतलब होता है? टू मार्क विद अ स्पॉट, क्या आपने किसी पे स्पॉट्स धब्बे देखे, ब्लॉटेड. ओके. देन डूम. डूम का मतलब क्या होता है बच्चे? डिजास्टर. सो आई गेस दिस इज क्लियर. अब चलते हैं हमारे पोएम की एक्सप्लेनेशन की तरफ. सो लेट्स सी. श्योरली. अब थर्ड स्टैंजा में जो हमारे पोएट हैं वो क्या कहते हैं? श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, कि जो शेक्सपियर है वो विकेड है, बुरा है इन लोगों के लिए. द मैप इज अ बैड एग्जाम्पल. द मैप अ बैड एग्जाम्पल विद शिप्स एंड सैंड एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील. अब क्या हो रहा है कि इन बच्चों को ये सारी चीजें बुरे एग्जाम्पल लग रही हैं. क्यों? अगर वो शेक्सपियर की तस्वीर भी हंस रही है तस्वीर में शेक्सपियर, तो उनको लगेगा कि शायद ना हमारा मजाक उड़ा रहा है ये, इसीलिए हंस रहा है. ओके. द मैप अ बैड एग्जाम्पल. अब दुनिया देख के इनको ऐसा लगता है कि दुनिया में तो पता नहीं क्या क्या है ना. वैली है, फ्लावर्स हैं, रिवर्स हैं, केप्स हैं और ना जाने क्या क्या है. और जो ये बच्चे हैं ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ रह गए हैं? एक स्लम में रह गए हैं. करेक्ट. तो ये सारी चीजें, शिप्स हैं, सन है और स्पेशली प्यार, कि लोग इनको प्यार भी नहीं कर रहे, लोग इनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, लोग इनको बेसिक एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, लाइक कुछ भी तो नहीं हो रहा इनके लिए. तो अब ये सारी चीजें पाने के लिए, ये सारी चीजें करने के लिए इनके मन में क्या आता है? इट टेम्प्ट देम टू स्टील, कि ना चोरी चकारी कर लो, चोरी कर लो. सो इट टेम्प्ट्स देम टू स्टील. For lives that slyly turn in their crammed holes from fog to endless night. अब इनकी जिंदगी के लिए for lives that slyly turn, अब चोरी करेंगे तो क्या होगा? स्लाइली, ट्रिकीली, जो इनकी लाइफ है वो कैसी हो जाएगी? टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स. क्रैम्ड होल से बेटा मतलब है कि इनके जो घर हैं, इनके जो क्या है? घर हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे हैं और ना जाने उनमें कितने लोग रहते हैं. तो उनके छोटे छोटे जो घर हैं इनसे ये कहाँ जा सकते हैं? फ्रॉम फॉग टू एंडलेस लाइट. इट वॉज एंडलेस लाइट. ओके, नॉट नाइट. तो यहाँ से जो इनकी जिंदगी है वो उजाले की ओर जा सकती है. ठीक है. On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass. अब जो ये बच्चे हैं यहाँ पर इनके घरों के आसपास बहुत ही कूड़ा है, कचरा है, हीप ढेर लगा हुआ है. Now these children wear skins. अब इन बच्चों ने ऐसा लग रहा है कि बस अपनी स्किन को ना पहना हुआ है और इनकी जो स्किन है ना उनमें से ऐसे बोन्स दिख रहे हैं. देख पा रहे हो आप? क्यों? बिकॉज ऑफ मैल न्यूट्रिशन. कुपोषित बच्चे हैं तो बस ऐसा लग रहा है कि जो इनके कपड़े हैं इट्स जस्ट लाइक अ लेयर ऑफ स्किन, इट्स जस्ट लाइक अ लेयर ऑफ क्लॉथ. ठीक है. एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील. अब जो इनके स्पेक्टिकल्स हैं, जो इनके चश्मे हैं वो भी बहुत बुरे हैं. ऐसा लग रहा है स्टील के ही हैं. एंड दे आर मेंडेड, कि जो ग्लासेस हैं, इवन जो चश्मे के जो ग्लासेस हैं वो भी ऐसा लग रहा है कि रिपेयर किए हुए हैं, कि या तो किसी ने अगर फेंक दिए तो उठा के उसको ठीक ठाक करके जोड़ के बस पहन लिया. ठीक है. लाइक बॉटल बिट्स ऑन द स्टोन्स. ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर बॉटल को पत्थर के ऊपर मार दो और क्रैक्स आ जाते हैं ना बॉटल्स पे, ऐसा लग रहा है कि उनके चश्मे भी ना ऐसा ही है
कि बिखरा बिखरा सा है सब कुछ। All of their time and space are foggy slum. उनका जो सारा समय है कहाँ पे बीत रहा है? स्लम में ही बीत रहा है। So blot their maps with slums as big as doom. अब जो उनके लिए मैप है उसमें हर जगह क्या है? स्लम ही है, ठीक है। एंड इट कैन टर्न आउट टू बी अ डिजास्टर। क्यों? क्योंकि वो ऐसे बगावत कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं। सो इट मे टर्न एज अ डिजास्टर, ठीक है। सो एज यू कैन सी, as these slums are getting bigger, they will destroy the future of these children and it is very difficult for such kids to escape from them. Okay? यहाँ पर अगेन मैं स्क्रीन से एक बार हट जाती हूँ, आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दिख जाएगी बेटा। ओके, लेट्स मूव अहेड। नाउ दिस इज आवर फोर्थ एंड लास्ट स्टैंजा, कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स का मतलब होता है सिमेट्री, ठीक है, जो कि अंडरग्राउंड एक्सकेवेशंस है जो कि अभी रिमूव किए जा रहे हैं या किए जा चुके हैं। एंड एजर, एजर इज द नेम ऑफ कलर। विच कलर? डीप ब्लू कलर। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। दिस इज आवर स्टैंजा 4. लेट्स रीड इट। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, विजिटर मतलब हम लोग, this map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs. अब जब तक कौन कौन इस मुद्दे पर ध्यान नहीं देगा? गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर्स, यानी कि हम जब तक हम इन पे ध्यान नहीं देंगे, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, कि जो ये मैप है यही क्या बन जाएगी? इनकी विंडो बन जाएगा। एंड दीज विंडोज दे शट अपॉन देयर लाइव्स, जो कि इनकी लाइफ जो है वही स्लम में बंद होकर के रह जाएगी, लाइक कैटाकॉम्स। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। वो कह रहा है कि इन सब चीजों को तोड़ दो, हटा दो, सुधार दो, अदरवाइज ये चीजें पूरे टाउन को ब्रेक कर देंगी। क्यों? क्योंकि वो बच्चे बगावती हो जाएंगे, ठीक है। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स। अब वो क्या कह रहे हैं पोएट, कि इन बच्चों को क्या दिखाओ? ग्रीन फील्ड्स दिखाओ, हरी भरी फील्ड्स दिखाओ, खेत दिखाओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अश्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, कि जो उनका दे कैन सी द डीप ब्लू स्काई। अभी तक उन्होंने कैसा स्काई देखा है? लेड स्काई देखा है, कि वो एक अच्छा प्यारी जिंदगी देख पाए, साफ सुथरी जिंदगी देख पाए। एंड लेट देयर टंग्स run naked into books, the white and green leaves open history there, whose language is the sun. Okay? कि उन बच्चों को एडुकेट करो, पढ़ाओ, ये सब चीज़ें दिखाओ, ना कि उनको इस तरीके की चीज़ों में रखो। अदरवाइज ये बच्चे सबके लिए बगावती अगर हो गए तो दे कैन ब्रेक द टाउन। So that's what it means कि उन बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, बुक्स दिखाओ, चीज़ें दिखाओ, so that they can grow. So the poet says that the government should take notice of the problems being faced by these kids. He urges them. अब जो यहाँ पे पोएट है वो क्या कर रहा है? अर्ज कर रहा है, अपील कर रहा है लोगों से, हम सब से, to change the life of these kids and make the world map a reality for them. कि जो एक्चुअल वाला मैप है उसको उनकी सच्चाई बनाओ। There is a need to break the restrictions which are put on them due to poverty and lack of resources. कि इन restrictions को remove करो जो कि उनके ऊपर किस कारण है? Poverty, यानी कि गरीबी और resources ना होने के वजह से हैं। He wants the governor and public to help these kids in achieving their dreams, as this will take them away from fog to the
एजर स्काई, जो कि इनको फॉग से कहाँ ले जाएगी, ब्राइट स्काई की तरफ, एक उजाले की तरफ ले जाएगी. The poet here wants to say that this way the kids can be taken away from the darkness of their present to a bright future. He wants these kids to experience the sands and the beauty of nature, as this will lead to a desire of gaining knowledge. They will then go through the white and green leaves. Here white leaves depicts books. Again ये चीज़ हमने मिस कर दी थी बेटा, कि जो white leaves हैं, white leaves से क्या मतलब है, books, and green leaves depict the nature, कि उनको nature दिखाओ और पढ़ने दो. This will then result in their progress and they will be able to paint a bright future for themselves and of course for their families. So I hope ये वाली जो पोएम है बच्चे वो आपको क्लियर है. इसके बाद हमारे पास कुछ MCQs हैं डेफिनेटली. लेट्स डिस्कस देम, देखते हैं क्या क्या है इनमें. Who has written elementary school classroom in a slum? अब देखो अगेन पहले ही बात हुई थी कि अपने को पोएट या पोइटेस का नाम पता होना चाहिए. माई मदर एट 66 किसने लिखी है, पोइटेस कमला दास ने. और एलिमेंट्री स्कूल वाली पोएम बच्चे किसने लिखी है, दैट इज स्टीफन स्पेंडर. क्या नाम है उनका, स्टीफन स्पेंडर. ऑलराइट, आगे देखते हैं. What does the poet portray in the poem? अब जो पोएट है वो पोएम में क्या पोर्ट्रे करना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है, यंग माइंड, कि यंग माइंड्स कैसे काम करते हैं. आई डोंट थिंक सो. प्लेफुलनेस ऑफ द चिल्ड्रन, उसका तो कहीं जिक्र ही नहीं था. क्वेश्चंस ऑफ यंग माइंड, नहीं, यंग माइंड्स तो हम उन्हें बनाना चाहते हैं. द प्लाइट ऑफ यंग चिल्ड्रन इन द स्लम्स, बिल्कुल बच्चे, प्लाइट का मतलब होता है यू कैन से डिफिकल्ट सिचुएशंस. तो यहाँ पर जो पोएट है वो दिखा रहा है कि क्या क्या डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं जो स्लम में बच्चे हैं. ठीक है, सो आई गेस दिस इज क्लियर. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. आगे देखते हैं बच्चे. The paper seeming boy with rat's eyes means the boy is. अब जो paper seeming boy ये क्या दिखाता है कि वो बच्चा कैसा है. Let's see. Sly and secretive, कि चालाक और secretive है. Short and lean, hungry and thin, और sad and depressed. तो बच्चे यहाँ पर again रैट साइज की तरह है और वो बहुत पतला है. सो इट्स हंग्री एंड थिन बिकॉज ही वुड बी प्रॉबेबली लुकिंग फॉर फूड. रैट साइज इधर उधर दिख रहा है, पेपर सीमिंग, माल न्यूट्रिशन के वजह से. नेक्स्ट, व्हाट अट्रैक्ट्स द स्लम चिल्ड्रन? द एनिमल्स, द मूवीज, आइसक्रीम, और ऑप्शन नंबर डी, ऑल ब्यूटिफुल थिंग्स लाइक शिप एंड सन. ये तो पोएम में ही पढ़ा था हम लोगों ने. जिन जिन चीज़ों का पोर्ट्रे लगा हुआ था उन चीज़ों से बच्चे टेम्प्ट हो रहे हैं. दे दीज थिंग्स अट्रैक्ट देम. नेक्स्ट देखते हैं. इन व्हाट सेंस आर द स्लम चिल्ड्रन डिफरेंट? देयर IQ? नो. देयर विजडम, देयर ड्रेसेस, because of no access to hope and openness of the world. Of course, कि उनको एक छोटे से स्लम में ऐसा है कि कैद करके रख दिया गया है. They have no access to hope and openness. Next देखते हैं. What kind of look the faces and hair of the children give? जो बच्चे हैं वो कैसे दिखते हैं? Rich and beautiful, organized, healthy, या फिर पेल फेसेस, फीके डल फेसेस, एंड स्कैटर्ड एंड अनडन हेयर, कैसे बाल हैं उनके कि जैसे नहीं बनाए हुए. तो ऑफ कोर्स दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. कूल, आगे देखते हैं. व्हाट डज द पोएट विश फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स? ही विश देम टू बी हैप्पी एंड हेल्दी. ऑफ कोर्स ही विशेज अ गुड चेंज फॉर देम.
राइट? वो चाहता है कि वो पढ़े लिखें, घूमें, नेचर देखें. He wants them to lead a healthy and happy life. Of course, all of these. जो पोएट है वो इन बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें चाहता है. Okay? Next, how can powerful people help the poor children? By fighting with the government? No. By fighting with the powerful? No. By bridging gaps of inequalities and injustice. Of course, जो भी inequalities हैं कि हमारे पास वो बेसिक चीज़ें हैं उनके पास नहीं है, या कोई भी उनके साथ अगर injustice हो रहा है, justice नहीं हो पा रहा, तो we should bridge those gaps, कि हमें उन gaps को fill करना पड़ेगा, उनकी help करनी पड़ेगी. What do catacombs signify? अंडरग्राउंड सिमेट्री. तो हमने देखा ही था, पहला ही ऑप्शन करेक्ट. शोइंग इररिलेवेंस ऑफ द मैप हैंगिंग ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम. ऑफ कोर्स, दैट्स इट. आई गेस दिस मस्ट बी योर लास्ट क्वेश्चन. एग्जैक्टली. Keeping Quiet by Pablo Neruda. Okay, so these are very important that you have to remember the name of the poet or the poetess. Okay, the first poem was My Mother at 66, जिनकी जो poetess हैं वो कौन थी? कमला दास. जो second poem हमने करी that was in elementary school classroom in Islam, जिनके poet हैं Stephen Spender. And this is our third poem, that is Keeping Quiet, जिनके poet का नाम क्या है? पैब्लो नेरूडा, जो कि एक नोबेल प्राइज विनर रह चुके हैं. सो ये तो हो गया पोएम के बारे में बात. बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स ना एक्चुअली इस पोएम में है नहीं. सो वी आर डायरेक्टली स्टार्टिंग विद द पोएम एंड देन उसकी एक्सप्लेनेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखते हैं. सो द फर्स्ट स्टैंजा सेज, नाउ वी विल काउंट टू 12. अब हम कहाँ तक काउंट करेंगे? पोएट कहते हैं नाउ वी विल काउंट टू 12. ओके, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. हम लोग बिल्कुल स्टिल रहेंगे, काम रहेंगे, शांत रहेंगे, स्टिल रहेंगे. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, कि एक बार पूरी ही पृथ्वी पर, पूरी अर्थ पे क्या हो? लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि किसी लैंग्वेज में बात नहीं करते, वेदर इट्स वर्बल और नॉन वर्बल, है ना. चाहे टेक्सटिंग हो, चाहे सिंपली बात करना हो, चाहे कोई साइन लैंग्वेज हो, चाहे कोई एक्शंस हो. सो आपको किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करनी अपार्ट फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस. ठीक है. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, कि कुछ देर, 1 सेकेंड के लिए सब लोग बिल्कुल स्टिल हो जाओ, शांत हो जाओ. एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. अब यहाँ पे बच्चे इस आर्म्स से क्या मतलब है? एक तो मतलब है हैंड्स. पहला क्या मतलब है कि अपने हैंड्स को ना बहुत ज़्यादा मूव मत करो, अपने हाथों को. और इसका जो दूसरा मतलब आप कह सकते हो बेटा वो है वेपन्स. वेपन्स मतलब हथियार, कि अपने वेपन्स जो हैं, जो अपने हथियार हैं, उनको यूज़ मत कीजिए. ठीक है, बिल्कुल शांति रखिए, स्टिल हो जाइए, काम हो जाइए. ओके, तो आप बोलोगे यार ये क्या चल रहा है, ऐसा क्यों करना है? तो यहाँ पर इस पोएम के थ्रू जो हमारे पोएट हैं वो क्या दिखाना चाहते हैं? पहली चीज जो वो आपको दिखाना चाहते हैं बच्चे वो है पीस, यानी कि शांति. दूसरी चीज जो है वो है यूनिटी एंड ब्रदरहुड. तीसरी चीज बेटा क्या है? यूनिटी, यानी कि एकता होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए. लेट्स नॉट harm each other. So that is unity and brotherhood. दूसरी चीज यहाँ पे जो पोएट है वो क्या दिखाना चाहते हैं? यूनिटी एंड ब्रदरहुड. और तीसरी
एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे पोएट दिखाना चाहते हैं वो है सेल्फ एनालिसिस। वो क्या है बेटा? सेल्फ एनालिसिस, या फिर आप कह सकते हो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, कि आप आत्मनिरीक्षण कीजिए, आप खुद के एक्शंस को, खुद के बारे में सोच के देखिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, यू नो, टू सेल्फ एनालाइज, अपने आप को एनालाइज करें, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, ठीक है। सो दिस इज द थीम ऑफ द पोएम। ये क्या है? दिस इज द थीम ऑफ द पोएम, और यू कैन से दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम जो कि पोएट दिखाना चाहता है। तो यहाँ पे पोएट क्या कह रहा है कि शांत हो जाओ, स्टिल हो जाओ, सेल्फ एनालिसिस करो और यू नो जस्ट कीप स्टिल, अपने आर्म्स, अपने वेपन्स कुछ देर के लिए रख दो। सो दिस वॉज द मीनिंग फ्रॉम आवर फर्स्ट पैराग्राफ। एक्सप्लेनेशन के थ्रू भी सेम बातें कही गई हैं। द पोएट आस्क्स एवरीवन टू काउंट अप टू 12 in their mind. The number 12 represents the hours of the day. दिन के घंटे, जब उजाला होता है, 24 होते हैं ना, 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात। और या फिर यहाँ पे 12 क्या सिग्निफाई कर सकता है? The number of months in a year. Okay? He wants all of us to be calm and still. People across the nations have to unite together. हमने बात की थी यूनिटी की। And they shall not speak their own languages, rather they all shall keep quiet and speak the language of silence. Exactly यही बातें डिस्कस की हैं हमने। This will bring unity among all the humans on the face of earth for at least one moment. For at least one moment, no one shall move his arms either to signal or to fight or to argue with each other. Okay, so that's what we have discussed till now. आगे देखते हैं सेकेंड स्टैंजा। अब जब ऐसा होगा, जब सब शांत होंगे तो क्या होगा? It will be an exotic moment. It would be an exotic moment. एक अनोखा ही मोमेंट होगा वो। क्यों? क्योंकि ऐसा कभी पहले हुआ ही नहीं है। Without any rush, कोई रश नहीं है। Without engines, कि कोई इंजन, कोई मशीन, कुछ नहीं चल रहा है। We would all be together, और हम सब इस शांति में कैसे होंगे? एक साथ होंगे, यूनाइट हो जाएंगे। In a sudden strangeness. Why sudden strangeness? Because it has never happened before. That's why. Fishermen in the cold sea would not harm whales. अब जो फिशरमैन हैं, जो मछुआरे हैं, वो कुछ देर के लिए जो whales हैं, whale is a very big fish, उनको जो है हर्ट नहीं करेंगे, उनको नहीं मारेंगे, right? And the man gathering salt. अब of course sea के पास salt होता है, जमा हो जाता है। The man gathering salt would look at his hurt hands. अब salt इकट्ठा करते करते ना हाथ में हाथ फट जाते हैं या हाथ कट जाते हैं। तो वो कह रहे हैं when we will just be still and calm for some time. हम क्या करेंगे? हम लोग दूसरे क्रीचर्स को हर्ट नहीं करेंगे। हम लोग फिर सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अपने को देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। वी कैन टेक केयर ऑफ आवर सेल्व्स। हमें पता ही नहीं है कि इतना काम कर करके हमारी बॉडी के साथ, हमारे माइंड के साथ लाइक एवरीथिंग इज सो डिस्टर्ब्ड। तो उन चीज़ों को हील करने के लिए एंड मोर ओवर अगर आप थोड़ी देर शांत रहोगे तो नेचर को भी कोई हार्म नहीं होगा। करेक्ट? सो एवरीथिंग, जहाँ पे कोई हर्ट ना हो। सो दैट्स वाई जो हमारे पोएट हैं वो कह रहे हैं कि थोड़ी देर, कुछ देर के लिए शांति में रहो, शांत रहो और खुद को निरीक्षण करो, अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए अपना। ओके, सो लेट्स लुक एट द एक्सप्लेनेशन नाउ। So, when everything will come to a standstill, it will be a rare situation. बहुत ही कैसी situation होगी? Rare situation होगी।
No one will be in a rush, कोई किसी जल्दीबाजी में नहीं होगा. There will be no engines running, कोई इंजन नहीं चल रहा होगा. Everyone will be calm and quiet, हर कोई बिल्कुल शांत और चुप होगा. United with each other in a strange atmosphere, कि सब लोग एक दूसरे के साथ यूनाइट होंगे बहुत ही अनोखी सी सिचुएशन में, क्योंकि ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है. It will be strange because it has never happened earlier, as just we have talked about. No person would be harming any other living being, कोई किसी और क्रीचर को नुकसान नहीं पहुंचा रहा होगा. इवन फॉर फूड, चाहे वो खाने के लिए हो या उसकी अपनी लाइवलीहुड के लिए ही क्यों ना हो, वो फिर भी सब लोग शांत रहेंगे, किसी को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा. All the people who work endlessly will get some time to look at their injuries. जो लोग सुबह शाम बस काम ही करते रहते हैं, उनको थोड़ा वक्त मिल जाएगा अपनी इंजरीज, अपनी चोटों को देखने के लिए, जो चोट लग जाती है लोगों को, उनको देखने के लिए, and to take care of themselves. Alright, so we are done with paragraph number 2 as well. आगे देखते हैं. Those who prepare green wars. अब green war से बेटा यहाँ पे क्या मतलब है? जो भी वॉर हम एटमॉस्फेयर के साथ कर रहे हैं, यानी कि हम बेसिकली जो भी नुकसान एटमॉस्फेयर को कर रहे हैं, कैसे? डिफॉरेस्टेशन से, है ना, माइनिंग से, फिशिंग से. हम इतना सारा प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, इतना सारा ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि नेचर के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज़ called as green war. Moreover, the wars with gas or the wars with fire. जब दो countries, दो nations आपस में fight करते हैं, how do they fight? By gas and fire and weapons. Victory with no survivors. अब कहीं एक जगह किसी की जीत तो हुई, पर वहाँ कोई सर्वाइवर ही नहीं है, कोई जीने वाला ही नहीं है. अब अगर कोई जीने वाला ही नहीं है तो वो जीत ही कैसी हुई? करेक्ट. वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स. अब जो वो यहाँ पे से कहा जा रहा है कि क्लीन क्लोथ्स पहन लो, साफ क्लोथ्स पहन लो. क्यों? क्योंकि जब लड़ाइयाँ होती हैं, ब्लड शेड होता है. एंड मोर ओवर, जो इसका दूसरा मतलब है वो क्या है? टू गेट अ न्यू अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, कि लाइफ में एक नई अप्रोच रखो. सिर्फ मारने पीटने से ही सोल्यूशन चीज़ों का नहीं निकलता. एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, कि अपने जितने भी सब लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब भाई भाई. सो एवरीवन, सब अपने भाइयों के साथ, सब एक साथ चलो. इन द शेड डूइंग नथिंग, अपना आराम से कुछ ना करते हुए. What I want should not be confused with total inactivity. अब यहाँ पे बच्चे total inactivity का क्या मतलब है? डेथ. अब जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि जो मैं चाहता हूँ it should not be confused with total inactivity, कि सब कुछ ही छोड़ दो. पोएट बस ये कहना चाह रहे हैं कि टेक सम टाइम, खुद को देखो, इंट्रोस्पेक्ट करो और सारा दिन सारा वक्त काम मत करो. क्यों? क्योंकि उस तरीके से आप एक तो नेचर को भी परेशान कर रहे हो, नेचर को भी ऑल द टाइम ही हार्म कर रहे हो और खुद को भी हार्म कर रहे हो. राइट? सो दैट्स व्हाट द पोएट इज सेइंग हियर. ओके, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट. अब जो लाइफ है वो तो चलती हुई ही तो जिंदगी है. आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, कि किसी की कोई डेथ ना हो, ऐसा नहीं चाह रहा है पोएट. पोएट सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि शांति हो, सब लोग पीस में, ब्रदरहुड में, यूनिटी के साथ रहें और खुद को समय समय पर इंट्रोस्पेक्ट करते रहें, अपना निरीक्षण करते रहें. कूल. लेट्स लुक एट द एक्सप्लेनेशन. द पीपल हु एक्सप्लॉइट द ग्रीन वेल्थ ऑफ नेचर. हाउ? By deforestation, mining, fishing in the deep seas, and the soldiers
who use weapons to kill their fellow human beings need some time to introspect. अब ये सब क्योंकि हम कर रहे हैं तो इन सब को काबू में करने के लिए we need to introspect ourselves into consequences of their actions, कि इन चीज़ों से क्या क्या हो रहा है या हो सकता है. They are merely doing their job for following orders. Okay? He wants them to put new clothes, that is, to adopt a new approach towards life and to realize that killing so many people is not victory. ये जीत नहीं है. Victory का क्या मतलब होता है बेटा? जीत. Okay? He wants all of us to be united as one, considered our enemy to be our brother. He is promoting brotherhood, जो भी हमने शुरुआत में ही बात कर ली थी, peace and unity. He does not want us to stop our works, but to take some time and analyze the results of our deeds. कि हम जो लालच में आके क्या काम कर रहे हैं, उनके consequences क्या क्या हो सकते हैं, उनके results क्या क्या हो सकते हैं. So that's what the poet is talking about. Now this is the last stanza. If we were not so single-minded in the sense कि सिर्फ हम अगर अपने बारे में ही ना सोचें, अपने बारे में ही तो सोच रहे हैं, मारे जा रहे हैं बाकियों के क्रीचर्स को बेचने के लिए, नेचर को इतना हार्म कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने लालच के लिए, राइट? अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, लाइफ चलती रहे, वेल्थ आपके पास आती रहे, अगर हम इतना सिंगल माइंडेड ना होके सोचें तो. And for once could perhaps a huge silence might interrupt this sadness, कि अगर आप थोड़ी देर शांत रहें तो आपकी जो ये सैडनेस है इसमें थोड़ी इंटरप्शन आ जाएगी ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, कि हम अपने आप को कभी भी नहीं समझते हैं, and of threatening ourselves with death. Okay, so that is it about the poem. All human beings work endlessly with the aim of completing all their tasks. They are driven by the target of survival and the threat of death. So they are in mad rush in accomplishing all their works. कि एक दिन जिंदगी खत्म हो जाएगी, उससे पहले ऐसा करना है, वैसा करना है. They are not analyzing, in the sense we are not analyzing ourselves. He says that perhaps if they pause for a while, they can appreciate their achievements and their lives would become happier. कि आप कुछ दिन रुको, देखो कि आपने कितना कर लिया है. Appreciate your achievements. Correct? He suggests that by keeping quiet, we will be able to understand the true purpose of our life. So that is it about the poem. ठीक है, अभी बात कर लेते हैं MCQs के बारे में. ये क्या है बच्चे अपने पास? These are the MCQs. So let's discuss. ठीक है, the types of wars the poet talks about are. poet ने कैसे wars के बारे में बात करी थी? green wars, जो हम nature के साथ करते हैं. wars by fire and what else? wars with gas and fire. Okay, so that's why option number A is absolutely correct. आगे देखते हैं. Fishermen in the cold sea would not harm. हमने क्या देखा था कि जो मछुआरे हैं, फिशरमैन हैं, वो किसे हर्ट कर रहे हैं सी में? whales को. So this is our option number C, whales. Okay, next. What kind of a moment would it be when everyone is silent? जब हर कोई शांत होगा, still होगा, वो कैसा moment होगा? It was an exotic moment, अनोखा ही होगा. So it will be exotic. Okay, next. The poet appeals to the readers to keep quiet for. कितनी देर के लिए शांत रहने को कहा था पोएट ने? 20 seconds? No. For 1 hour? No. 30 seconds? No. How many seconds? 12 seconds it was. Absolutely right. That is 12 seconds. आगे देखते हैं. How will silence benefit the man
and nature. So both will be friends? No. Man will know nature better? No. Man will be healthy? No. Option number D देखते हैं. Man will stop hurting nature. अभी हमने देखा माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, बहुत सारा प्लास्टिक यूज करना, केमिकल्स यूज करना, एंड बोथ विल हील देमसेल्व्स. क्योंकि उस टाइम पे लोग सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो वो भी अपने आप को हील करेंगे, और आप उस टाइम पे नेचर को भी हार्म नहीं करोगे, सो नेचर विल ऑल्सो हील इटसेल्फ. सो दैट वॉज इट फॉर टुडे. बेटा हमारे सारे पोएम्स फिनिश हो चुके हैं. हमारे सारे पोएम्स हम लोगों ने फिनिश कर लिए हैं. पोएम नंबर 1, माई मदर एट 66. नंबर 2, द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम. एंड द थर्ड वन वॉज कीपिंग क्वाइट. सो टर्म 1 के लिए आपके पोएम्स सब हो चुके हैं आज. सो आई होप यू एंजॉयड इट. अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ. जरूर देखना नेक्स्ट सेशन. तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट.